नमस्कार दर्शकों, खबर पालिका प्रेजेंट्स हस्तियां भारत की शान। मैं इंदु बंसल इस कार्यक्रम की होस्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम हस्तियां भारत की शान में। दर्शकों, हर हफ्ते हम आपका परिचय एक चर्चित हस्ती के साथ करवाते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि उनके संघर्ष की कहानी हमें ये सिखा सके कि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों को किस तरह से पार करना है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गुरुग्राम की ऐसी ही चर्चित हस्ती के साथ। जी हाँ, GL शर्मा जी के साथ, जो कर्मठ जुझारू समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। डेयरी विकास निगम हरियाणा के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, भाजपा कार्यालय निर्माण समिति के चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तियां भारत की शान में। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहा। प्राय ऐसा होता है कि जब हम राजनीतिक परिवार में होते हैं तो हमें बाल्यकाल से ही वो संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा रहा? स्वाभाविक तौर पे मेरा जन्म 22 जुलाई 1961 को जी हरियाणा के रेवाड़ी जिला के एक साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में हुआ जी। और मेरे पिताजी स्वाभाविक तौर पे समाज सेवी थे, गांव के पंचायत प्रतिनिधि। 5 गांवों की उस वक्त पंचायत होती थी, तो उन्होंने पंचायत को संभाला। उसके बाद में मेरी मदर भी, मेरी माता श्री भी, वो भी गांव में पंचायत प्रतिनिधि रूप में उन्होंने काम किया। और 2004-05 में मैं स्वयं भी गांव का सरपंच रहा जी। मेरी पढ़ाई रेवाड़ी जिले के ही करावरा मानकपुर गांव में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने की पूरी। और उसके बाद में फिर मैं हायर सेकेंडरी करने के लिए रेवाड़ी गया। इसी बीच में सरकार की तरफ से कुछ विज्ञापन आए सरकारी नौकरियों के जी, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और प्रभु कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने 10 जून 2081 को मैंने जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का एक पद होता है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा में, उसमें मैं रहा। और 2085 में मैं अपनी यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट बना जी। और चूंकि ये पारिवारिक ही गुण थे कि नेतृत्व का एक गुण था। उसके बाद में फिर 2004 तक 2005 तक मैंने सरकार की सेवा की और मैं लगातार अपनी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष रहा। और जब तक मैंने छोड़ा तब तक भी मैं प्रदेश अध्यक्ष था। उसके बाद में फिर राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। और मैंने, जैसे आप कह रहे थे जी, कि आम साधारण घर से निकल करके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आना बहुत कठिन कार्यक्रम जी। और इस कठिन कार्यक्रम में, मतलब इस कठिन कार्य में हम सबको अपने आप को खपाना होता है जी। बिल्कुल, पूरा जीवन आप समाज के लिए समर्पित होना पड़ता है। परमात्मा को समाज सेवा में ही खोजना पड़ता है। और ये पक्का बता रहा हूं मैं आपको कि समाज सेवा के माध्यम से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नर सेवा नारायण सेवा जी, ये हमारी पौराणिक हमारी जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता है जी। बिल्कुल, हमारे जो हमको मिले हुए हैं, जो हमारा आचरण है, जो हमसे हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, वो यही दिया कि आप जितनी जन सेवा करेंगे, जितने लोगों की सेवा करेंगे और उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तो वो समझो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। हमारे, चूंकि मैं ब्राह्मण परिवार से भी हूँ जी, बिल्कुल, तो हमारे यहाँ संस्कृत के एक श्लोक है जी, अभिवादनशीलस्य नित्योपविर्धोपेस्विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो नित्य प्रति उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, राम राम करते हैं, उनकी 4 चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। और पल क्षण के लिए सरस्वती विद्या माता का वास हर व्यक्ति की जीवा पे होता है। जब आप नमन कर रहे होते हैं और ऊपर से बुजुर्ग आदमी या अपना बड़ा हमको आशीर्वाद दे देता है, तो समझो परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम अपना जो संघर्ष का जीवन है, अगर उसमें कठिन परिश्रम करेंगे, लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे जी। बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में, गांव का मैं बच्चा था जी। माता पिता ठीक है हमारे पारिवारिक थे, किसान थे, पंचायत से मेरा ब्रोटअप उसी फैमिली में हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ करने की और कुछ आगे बढ़ने की इच्छाएं अपने मन में थी। तो अपना लक्ष्य निर्धारित किया
कि मैं मतलब खाली ग्राम तक सीमित नहीं रहूँगा और मैं हरियाणा में मतलब अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहूँगा, अपने जिले का, अपने गांव का भी नाम रोशन करना चाहूँगा। उसके लिए अथक परिश्रम जरूरी है जी। ईमानदारी। आपको बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का शॉर्टकट जी बिल्कुल बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं जी। पर मैं आपको बताता हूँ सफलता में शॉर्टकट कोई नहीं है जी। धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भी लोग बड़ा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है। तो लेकिन वो शॉर्टकट आपका ऐसा शॉर्टकट होता है कि उसमें फिर आदमी की लाइफ ही शॉर्टकट हो जाती है जी। लेकिन अगर आप अपने आप को खपा के परिश्रम करके ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो परमात्मा आपका साथ अवश्य देता है, समाज भी आपका साथ अवश्य देता है जी। हो सकता है कि आप जो लक्ष्य निर्धारित करें 100% उसकी तरफ ना भी पहुंच पाए जी। तो भी आप 99-98% तक उस लक्ष्य को हासिल ईमानदारी के साथ भी कर सकते हैं। और जो आप ईमानदारी से प्राप्त करते हैं, जो आप खपा के अपने जीवन को खपा के प्राप्त करते हैं, वो लंबा चलता है। वो जैसे आया और गए के सिस्टम में नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति आप बहुत से देखेंगे आपको जीवन में विधायक बनना, स्थायी रूप में आ जाता है, सांसद बनना, बहुत से लोग विधायक बने, सांसद बने, बाद में पटल पे कहीं नाम भी नहीं रहता है। लेकिन बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कभी ना विधायक बने ना सांसद बने, लेकिन देश आज भी उनको याद करता है, विश्व याद करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके कहने पे आज शरद जोशी का आप उदाहरण ले सकते हैं, कभी सांसद नहीं बने, एक आवाज में 1 लाख आदमी इकट्ठा कर लेते थे जी बिल्कुल। ऐसे बहुत से लोग अभी भी अपने देश में हैं। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजिए जी। एक पूरे तपोबल से पूरे जीवन अपने आप को तपा के आज देश का जो नाम है वो विश्व में किस कारण से ऊंचा हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के कारण से, उसकी नीतियों के कारण से। देश तो एक समय वो था देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, अमेरिका जाता है, जांच के नाम पे देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा के नाम पे जांच के लिए ले जाया जाए और आज का प्रधानमंत्री जाता है तो जी। ये बेसिक अंतर है। उसका कारण है कि वो रूट से जुड़ा है, जड़ से जुड़ा है। देश का प्रधानमंत्री आज बना है तो उनको किसी गरीब की कैसे मतलब जो हमारा पिछड़ी पंक्ति का व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा हुआ है, जो बेसहारा है, उस व्यक्ति को किस प्रकार सहारा देना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जानता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे एक नेता है आजकल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, उनको आप देख लीजिए, उनकी भाषा में और उनकी भाषा में अंतर वो कारण है कि शुरू से आप धरती से जुड़ते हुए आप आगे तक गए, आत्मीयता का भाव और एक परिवार की राजनीति से सीधे आए और कूद गए। और कूदने के बाद में जो परिवार, क्योंकि उनको केवल मात्र विरासत में राजनीति मिल गई, इस नाते से भाई अपने आप को मैं बड़ा नेता साबित करने का प्रयास हूं, लेकिन वो बेसिक नॉलेज इसलिए नहीं है कि वो धरती से जुड़े हुए ऐसा हर बार नहीं होता। नहीं है, ऐसा हर बार नहीं चलता है। ये कभी कभी शॉर्टकट मिलता है लेकिन हमेशा नहीं। स्थायी रूप में नहीं रहता है। रूप में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा और अनुशासित रहते हुए देश की सेवा और जनता की सेवा करनी पड़ेगी। जी सर, ऐसा है कि आचार विचार और व्यवहार से हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। मैंने आपको अभी जितना सुना उस पे मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि आपके आचार विचार और व्यवहार किस तरह से आपको अलग रखते हैं। तो भाजपा सरकार ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतना पद पे आप हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने मुझे जो मैं अपेक्षा करता था उससे भी ज्यादा मेरे पर भरोसा किया जी। और हमारे नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ कि शुरू में मुझे पिछले जो टेन्योर थी उसमें हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ का चेयरमैन बनाया, और जब मैंने डेयरी ज्वाइन करी एज ए चेयरमैन तो हमेशा घाटे में रहने वाली संस्था थी जी। और मैंने वहाँ भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मैं इसको प्रॉफिट की संस्था बना के छोड़ूंगा। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर महीने हम चेयरमैनों की बैठक लेते थे
और उनको लगता था कि जब राजनीतिक क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता अगर बैठाया है सीट पे तो उसके अपेक्षित परिणाम आने चाहिए। जी बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी तो पहले से कर ही रही थी, या पहले कोई चेयरमैन रहा होगा, लेकिन वो हमेशा घाटे में रही। उन्होंने कहा कि कुछ अलग, जैसे मनोहर लाल जी कुछ अलग करके दिखाते हैं, बहुत सी पॉलिसी ऐसी बनी है, पद मिलना आसान है, पद की गरिमा प्रदेशों में उनकी मतलब उनका अनुसरण करने के लिए दूसरे प्रदेश भी बाध्य हैं। इसी प्रकार से जब बना तो हम भी ये सोच रहे थे कि भाई इस डेयरी को ऐसे प्रॉफिट तक, ऐसे लाभांश तक ले जाना है ताकि अपना भी नाम हो, और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी और हमारे नेतृत्व ने जो मिलके अपने को दायित्व दिया है, तो मैं इसको अपने आप को सक्षम साबित करने के लिए हम उसमें जुटे। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जब 4.5 वर्ष बाद जब मैं ये दायित्व छोड़ के आया तो हमारी जो डेयरी प्रसंग है वो 42 करोड़ के शुद्ध लाभ में था, जो हमेशा घाटे में रहता था। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतने महत्वपूर्ण पद दिए हैं, आप पे अपना एक विश्वास जताया है कि हाँ अगर हम देते हैं तो होगा, क्योंकि एक के बाद एक पदों का मिलना इसी बात का सूचक है कि आप पर विश्वास है। तो ऐसा नहीं है, आपने बातचीत के दौरान कहा था कि सरलता से जो मिल जाए तो उसमें नहीं आता है, कि हमें कुछ करना पड़ता है, संघर्ष रहता है, साथ साथ चलता रहता है संघर्ष, उसके बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही अलग होता है। तो आप इस बारे में कुछ बताएं कि संघर्षों का सामना कैसे करना पड़ा, क्योंकि पद के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। संघर्षों का सामना करने में दरअसल में ये सारे जितने भी राजनीतिक क्षेत्र के या सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, वो सब अंदर से किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैंने जैसे कहा ना, अपने आप को अंदर से खपाना पड़ता है। अंदर से मतलब है ना, क्रोध को अपने अंदर समेटना पड़ता है। जी। बहुत सी चीजें हैं जो आपको कई बार काम करते वक्त वो नीड आक्रोश नहीं आना, नीडे राखिए आंगन कुटी सवाई। तो अगर जब आप काम करते हैं समाज में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में करते हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र में करते हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में करते हैं, तीनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिस्पर्धा होती है। जी बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, और प्रतिस्पर्धा में हर एक व्यक्ति भी, मैं जैसे मैं कहता हूँ कि अब अगर प्रतिस्पर्धा है तो उसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जैसे मैंने अपने आप को ढाला हुआ है, वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा से निखार भी आता है। हाँ, और कई बार तो मतलब घर में इस तरह की चीजें, परंतु चूंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर परिवार को धीरे धीरे करके शुरुआत में ये दिक्कतें आती हैं, बाद में परिवार को ऐसा लग जाता है कि भी उसकी धुनी समाज सेवा है, उसको परमात्मा ही जनता में दिखाई देता है। उस परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं कि अब ये मानने वाले नहीं है, जो काम मिला है उसको पूरा करके ठानेंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। तो वो मेरी स्वयं की मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरी पुत्रवधू, मेरे भाई जैसे गांव में रहते हैं तो मेरी जगह वो उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो और जो आसानी से मिलने वाली चीज है, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो कार्यकर्ताओं से बनी हुई पार्टी है। शेष पार्टियां या तो व्यक्तिगत पार्टियां हैं और या फिर खानदानी पार्टी है। बेशक राष्ट्रीय पार्टी भी रही, लेकिन एक परिवार के नाम पे चली। भारतीय जनता पार्टी में कल को कौन क्या बन जाएगा ये किसी दूसरे को मालूम नहीं, आपको भी नहीं, किसी पत्रकार को भी नहीं, किसी ज्योतिषी को भी नहीं। इस पार्टी में चूंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो यहाँ काम करने वाले को देखने वाले आंख कान नाक बहुत है। जी बिल्कुल। तो जब आप मेहनत करते हैं ना, तो आप काम करते दिखाई देते हैं समाज में, तो कोई भी उन आंख कान नाक में से नेतृत्व को मिलते जुलते रहते हैं आपस में, तो वो कानामती कुर कर देते हैं, फला व्यक्ति बड़ा मेहनती है, फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है। स्पष्टता और जब आप परिणाम देते हैं, जब आगे का परिणाम देते हैं, तो नेतृत्व भी इस बात को मानता है, जाति पाति से ऊपर उठ के भी मानता है कि ये कार्यकर्ता मजबूत है, मेहनती है, तो इसको कोई ना कोई स्थान अपने कार्यों के प्रति समर्पित है, पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ बीजेपी में उचित स्थान मिल जाता है। सर, अभी आपने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनती है कि हाँ कौन कर्मठ है, जुझारू है, अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी है, तो हर व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है। आप
बताइए कि कौन ऐसा रहा जिसका प्रभाव आपके ऊपर अगर सबसे ज्यादा आपने महसूस किया? प्रेरणा की हम बात करते हैं जी, बिल्कुल। तो आदमी के गुरु मतलब जो है ना, शुरू जी, में जी। उसके माता पिता हैं। और जो स्वाभाविक। भी आप लेते हैं अपने परिवार से, स्वाभाविक। आपकी पेरेंटल जो संस्कृति है, जी। एक तो आप उससे प्राप्त बाल्यकाल करते हैं से। कि मेरे जैसे माता पिता जी पंच पंचायत के जी, आपने सेवक के रूप में रहे, जी। तो उनसे सबसे पहली प्रेरणा वहां से मिली। दूसरा आपका शिक्षक होता है, जी, हमको गुरु। अच्छा रहना है, अच्छा बोलना है, लोगों के प्रति हमारी सोच ठीक रखनी है, बहन बेटियों की इज्जत करनी है, बहन बेटियों को मान सम्मान देना है, वो चीजें हमने अपने गुरु से सीखी। उसके बाद में फिर आप सरकारी सेवा में चले गए या व्यवसाय में आ गए, वहाँ अलग किस्म के गुरु मिले। अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में तो आप ये कह सकते हो कि मेरे संगठन का बड़ा योगदान है, हमारे विचार परिवार है, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। इनमें हमने जो सीखा वो ये सीखा कि ये देश हिंदुस्तानी है बहन जी, जी, जिसमें व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कलाई पे राखी बंधवा के। जी, ये बिल्कुल। हिंदुस्तानी है जहाँ बहन बेटी को, जब हम किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि मेरे गोत्र की, मेरे मान दिया क्षेत्र जाता है। की कोई बहन है, बेटी है, तो उसको मान सम्मान करके सम्मान आते दिया हैं। जाता है। ये जी, बिल्कुल। हिंदुस्तानी है और कोई नहीं है कि जहाँ नारी स्वत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ जहाँ शक्ति की पूजा होगी, नारी की जी। पूजा होगी, वहाँ देवताओं का निवास होगा। स्वाभाविक तौर पे जहाँ घर में ग्रह लक्ष्मी को, आप गृहिणी को लक्ष्मी का रूप देते हैं, ये भी हिंदुस्तान में ही संभव है। और हिंदुस्तान आज बहुत मौज में है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से है। तो प्रेरणा आपको जो मिलती है, उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना होता है। सर, आप गुरुग्राम के स्थायी निवासी हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप ज्वलंत रूप में देखते हैं कि हाँ, मुझे इन समस्याओं को तो अवश्य रूप से दूर करना है? एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या गुरुग्राम की ये है कि नजदीक लेक, नदी या जोहड़ या बड़ा पौंड ना होने के कारण से, समुद्र नहीं होने के कारण से आपका जो दूषित पानी है उसको आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रदूषण एक यहाँ की ज्वलंत समस्या है, जिसके विषय में सोचना हरियाणा सरकार ने, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके लिए बिल्कुल। तो ये दो, एक तो पानी की निकासी, दूषित पानी की निकासी के लिए स्थान नहीं है, दूसरा ये प्रदूषण का विषय है, बिल्कुल। और तीसरा है चूंकि शहर बहुत बड़ा है और इसमें अपेक्षा से ज्यादा भीड़ आई है, चूंकि जो बाहर से, जैसे मैंने कहा, जॉब मिलता है, बिल्कुल बाहर से आने वाले लोगों की जैसे संख्या ज्यादा आप कोई सेक्टर बसाते हैं, आप कोई कॉलोनी बसाते हैं, कोई उसमें घर बनाते हैं 100 गज का, तो अपेक्षा ये करते हैं कि भाई इस घर में 5 आदमी रहेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ खर्चा बहुत ज्यादा है और लोगों की अपेक्षा करते इनकम, जैसे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसने बेचारे ने कष्ट कमाई से कुछ पैसा जोड़ करके कहीं कॉलोनी में 100 गज का प्लॉट ले लिया और उसका अपना घर तो रह ही रहा है, परिवार तो रह ही रहा है। तो डेवलपमेंट जो सरकार करती है वो तो उस आधार पे करती है कि इसमें कितने लोग रहेंगे इस कॉलोनी में। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि खर्चे ज्यादा हैं तो लोगों ने 3-3, 4-4 मंजिल के अपना पूरा डेंसिटी अपने वो ले लिया, FAR लेकर के 4 मंजिल के अपने घर बना लिए और उसमें किराएदार के रूप में आपने 4 गुना 5 गुना अधिक लोगों को रख लिया। उससे क्या हुआ है कि जो पुरानी कॉलोनियां हैं उसमें भीड़ तो ज्यादा हो गई और आपकी सीवर की और पानी की कैपेसिटी जो आपकी डली, निकासी नहीं हो पाई, नहीं जो डली सीवर डला आपका, तो वो डला कि भाई इस कॉलोनी में 500 आदमी रहेंगे, 1000 आदमी जी, 1000 आदमी, लेकिन हो गए 10,000। तो जो पहले चीज डली हुई है आपकी सीवर की निकासी की या पीने के पानी की, ये वो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आई है स्वाभाविक तौर पे। भी आपने पीने का पानी आपको नल है आधा इंची का, उसमें आप 5 आदमी खूब आराम से पानी पी सकते हैं, लेकिन घर में तो हो गए 50 आदमी, तो 45 के लिए कहीं ना कहीं दूसरा मोटा पाइप लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपके 50 आदमी की पूर्ति हो पाएगी। ऐसे सीवर डंप करने के लिए आपका मान लो 6 इंच का या 4 इंच का आपको पाइप लगाया
और 4 इंच के पाइप में अपेक्षा ये की गई थी कि यहाँ पे 5 या 500,000 आदमी कॉलोनी के शेवर डंप करेंगे, लेकिन वो तो हो गया 50,000, 10,000 आदमी हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो वो एक व्यवस्था थोड़ी सुधारने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि और करनी ही पड़ेगी कि आदमी कितनी भारी संख्या में कॉलोनियों में फ्लोट हो गया है, उसके अनुसार शिविर की और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सर, संक्षिप्त रूप में मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि संक्षिप्त रूप में आपकी भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं गुरुग्राम के लिए? मैंने जैसे सबसे पहले तो यही बताया कि एक कोई जगह चिन्हित करके गुरुग्राम को सबसे पहले जो दूषित पानी है गुरुग्राम का, उसका कोई हल निकालना होगा। प्रदूषण से नियंत्रण करने का कोई हल निकालना होगा। गुरुग्राम में जो कच्ची कॉलोनियां हैं, जो ढंग से नहीं बसी, जो अनअप्रूव्ड के बाद में अप्रूवल हुई, उन जिस हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि उन कॉलोनियों में हुई है, उसके हिसाब से उनका सीवर और उनके पीने के पानी की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, सीवर और पीने के पानी की व्यवस्था दोनों करना ये प्रायोरिटी पे रहने वाला है। और तीसरा है कि चलने के लिए सुगम सड़क हो, और रहने के लिए पानी मतलब बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, जो समय पर रहे। वो आज काफी अच्छी स्थिति में है। हम हरियाणा के मनोहर लाल जी को, बिजली मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ लाइट कट नहीं होती, मतलब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र 20-22 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। और सबसे बड़ा है कि करप्शन पे प्रहार, भ्रष्टाचार घुन है जो दीमक की तरह से, जैसे घुन लकड़ी को चाट जाता है, ऐसे भ्रष्टाचार आपके सारे सिस्टम को खत्म कर रहा है। उस पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा संगठन लगा हुआ है। सर, भ्रष्टाचार का ऐसा है कि योजनाएं बहुत सारी होती हैं सरकार के पास, लेकिन लोगों को जागरूकता ही नहीं है, उनको बहुत सी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पता ही नहीं है कि सरकार की मदद मिलती है या ऐसा होता है? इस विषय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने एक सेवा प्रकोष्ठ बनाया हुआ है जी, और सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे हरियाणा में, क्या पूरे देश में, अब तो ये धीरे धीरे अब युग बदल रहा है। पहले लेकिन लिखने का युग था, ऐसे पहले बोलने का युग था, फिर लिखने का युग आया, फिर टाइपिंग का युग आया, अब कंप्यूटर का युग आ गया है। जी बिल्कुल। अब सारी चीजें ई सेवाओं के माध्यम से लागू हो रही हैं। बहुत सी सेवाएं हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुदान राशि, कन्या विवाह शगुन योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों तक नहीं है। तो सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से, और खास तौर से अगर सरकारी हम बात करें तो हमारे अटल सेवा केंद्र, तो उसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है। और हर क्षेत्र में एक हमने जो 10-12वीं पास या ग्रेजुएट बच्चे हैं जो कंप्यूटर जानते हैं, तो वो एक CSC करके सिविल सर्विस सेंटर, तो कोई भी कॉमन मैन जाके वहाँ पे अपना जो भी अप्लाई करना चाहता है ऑनलाइन अप्लाई करके उसका लाभ उठा सकता है। ऐसी लगभग 150-200 योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार ने लोगों के भले के लिए बनाई हुई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा जिसके लिए कोई योजना ना हो, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, चाहे गरीब व्यक्ति, हर एक के लिए योजना है। आपको उसकी जानकारी चाहिए, और उसके लिए अवेयर करने के लिए अभी दूसरा एक माध्यम हमारे यहाँ बनता है, जैसे गांव में पंचायत बन गई है, उनके माध्यम से लोगों तक योजनाएं पहुंचेंगी। ऐसे हमारे नगर निगम के चुनाव अपेक्षित है, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के नगर निगम के अभी चुनाव आने वाले हैं। उस माध्यम से जो काउंसलर है वो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट उसके टच में होता है जनता की में, तो वो भी एक माध्यम बनने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की नड्डा जी के नेतृत्व में, धनखड़ जी के नेतृत्व में, और सरकार हमारी मोदी और मनोहर की जोड़ी हम मान के चलते हैं हरियाणा के लिए, बड़ी अच्छी जोड़ी है, पुराने साथी रहे हैं। तो सरकार एक अच्छा काम कर रही है। उस योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता को दिलाने के लिए नगर निगम के चुनाव भी एक माध्यम बनेंगे। ये समय जल्दी मतलब चुनाव का आने वाला है हमारे यहाँ। ऐसी उम्मीद रखते हैं हम कि ऐसा समय जल्दी ही आए।
मुझे ये पक्का भरोसा है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो नेतृत्व है वो विश्व का अलौकिक नेतृत्व है इस वक्त नरेंद्र मोदी के रूप में आप देखते होंगे। तो ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे पास मनोहर लाल जी साधु संत के वेश में एक महात्मा के रूप में मुख्यमंत्री हैं, और धनखड़ जी को जैसे मैंने कहा कि उन्होंने तो बुलेट ट्रेन भारत सभा बनाई हुई है हरियाणा की। तो उन दोनों ये जो नेतृत्व है हमारा, इनके कारण से नगर निगम के चुनाव में अभी तक हमने कोई चुनाव हारा नहीं। नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद के चुनाव थे, विपक्ष के बड़े बड़े दावे रहे हरियाणा में। बीजेपी तो इतने में सिमट गई है, बीजेपी की एक भी जिला पार्षद कांग्रेस का, एक भी जिला परिषद 22 के 22 जिलों में। सर वर्तमान समय का मतदाता जागरूक है, वो देखता है कि मेरे लिए सामने वाला, जी बिल्कुल, काम देखता है कि मेरे लिए सोचने वाला कौन है, करने वाला कौन है। तौर पे देश में दो अलग अलग झंडे थे, एक करने वाला कश्मीर में। आज राहुल गांधी बड़ी शान से कह के मैं घूम के आया, तो वो मोदी जी की देन है कि घूम आया। पहले जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का एक लाल चौक जिसे कहते थे, उस पे इतना ज्यादा टेररिस्ट अटैक होता था कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता पैदल जाके, और अब वहाँ पे झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान का, और अब वहाँ पे तिरंगा झंडा फहर रहा है। ये काम कौन कर सकता था? आज भगवान श्री राम जी को सुप्रीम कोर्ट में, यानी क्या मेरा देश है वैसे, और कैसे कैसे, परंतु ये सब संभव हो पा रहा है, यही बड़ी बात है। अपने जीवन में हमने देखा भगवान श्री राम जी थे, हनुमान जी थे, हम सब व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं उनकी, और भगवान श्री राम को अपना स्थान सब जानते हैं कि अयोध्या में के राजा थे राम जी, और अपना स्थान प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई सौ वर्ष लग गए कि भाई मैं अयोध्या का हूँ और मेरा अयोध्या में घर है। तो अब संभव हो पाया राम मंदिर बनना। लेकिन राम जी को ये सिद्ध करने में क्या हमारे पहले की सरकारें कैसी रही होंगी आप समझ सकते हैं। राम हमारी देश का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में राम जी की, राम नाम से ही हम अपनी शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत राम नाम से करते हैं। तो वो एक समय जो अब आ रहा है, मुझे लग रहा है कि विश्व गुरु जो हम पहले थे उन्हें इस ओर हम अग्रसित हो गए हैं। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब आप देखो विश्व में बड़े बड़े देश लचके खा रहे हैं, झटके खा रहे हैं। आपका अमेरिका झटका खा रहा है, ब्रिटेन ने झटका खाया है, चाइना इवन ऑल्सो। पाकिस्तान की हालत बुरी है, श्रीलंका की बहुत हालत खराब है, हिंदुस्तान सहायता दे रहा है। और विश्व में आप धीरे धीरे करके यू आर ग्रोइंग वेरी फास्टली, मतलब आप बड़ी स्पीड से अच्छी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। दर्शकों, आपने हमारे साथ जीएल शर्मा जी से बहुत सारी बातें साझा की और कितने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने विचारों को रखा। मैं आशा रखती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से उनकी बातों को समझा होगा, सुना होगा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश दें अपनी तरफ से। मेरे विचार से मेरा निवेदन सभी से यही है कि सफलता आपके कदम चूमेगी, उसके लिए समर्पित भाव, ईमानदारी के साथ परिश्रम करना, लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस पथ पर आगे बढ़ना, दुख सुख लाभ हानि और समस्याएं ये आपको जरूर, चूंकि आपके जीवन का एक अंग है, तो वो आपको जरूर आएंगी। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी, संकट की घड़ी में भी किसी भी कीमत पे धैर्य नहीं खोना और परमात्मा को याद करते हुए अपनी मेहनत के प्रति धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाने से ही आपको लक्ष्य हासिल होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दर्शकों, अभी हम विचारों को साझा कर रहे थे जीएल शर्मा जी के साथ। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई चर्चित हस्ती के साथ। तब तक के लिए मैं इंदु बंसल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।